हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 9 ग्रेविटेशनल का। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने आपको ग्रेविटेशन का यहाँ पर इंट्रोडक्शन और यहाँ पर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, यहाँ ये जो आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये सारा मैंने आपको पार्ट 1 में अच्छे से समझा दिया है, तो आप उसको जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स की हम अलग से वीडियो बनाएंगे। अब हमने स्टार्ट करना है यहाँ से टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, कि जो हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है, उसके क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे मेन देखो हमने क्या पढ़ा कि जब फोर्स दैट बाइंड अस टू द अर्थ, हमें अर्थ के साथ जो फोर्स बांध के रखता है वो कौन सा फोर्स होता है? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, जो हमारे अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, ठीक है, वो भी किसकी वजह से घूम रहा है? वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद मोशन ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, इतने सारे प्लैनेट जो सन के चारों तरफ घूम रहे हैं वो किसकी वजह से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से, कि यहाँ पे हर चीज़ जो है यूनिवर्स में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, डिपेंड ऑन मास और डिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट जो टाइड बनता है, जिसको हम ज्वार भाटा हिंदी में कहते हैं, वो मून के ग्रेविटेशन की वजह से और सन की वजह से होता है। मून के और सन की वजह से होता है। मून और सन के बीच जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे क्वेश्चंस भी है, वहाँ पे भी आप लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है फ्री फॉल। इसको बहुत अच्छे से समझना, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। यहाँ पर आपको एक्टिविटी 9.2 दे रखी है। तो बच्चे मैं बहुत आराम से हर एक चीज़ इसलिए समझा रही हूँ कि ये सारे चैप्टर ना एक बार समझ आ गए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर जल्दबाजी में आप समझोगे तो इसके कंसेप्ट कभी भी आपको क्लियर नहीं होंगे। ठीक है, तो एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते जाओ, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट में इसकी वीडियो बना रही हूँ। टेक अ स्टोन, हमने एक स्टोन लिया और उसको ऊपर से फेंका, कुछ हाइट से फेंका और वहाँ से वो नीचे गिरा। तो क्या हुआ बच्चे? अगर वी हैव लर्न दैट द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट को अर्थ क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। इसी वजह से तो हमारा स्टोन क्या हुआ? हमारा स्टोन जो है वो नीचे गिरा, क्योंकि अर्थ उसको खींच रही है। और वो किस वजह से खींच रही है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से खींच रही है, कि हमारे अर्थ में ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, लेकिन जब कोई ऑब्जेक्ट गिरता है अर्थ की तरफ, सिर्फ फोर्स से, उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। मतलब कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं, ग्रेविटेशन फोर्स हो लेकिन कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगे। अब आप कहोगे ये मैम एक्स्ट्रा फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशन फोर्स तो हमें पता है कि चीज़ें नीचे गिर रही है, बट ये एक्स्ट्रा फोर्स क्या हो गया? तो इसको हम आगे पढ़ते हैं, तब आपको पता लगेगा एक्स्ट्रा फोर्स क्या होता है। तो देखो बच्चे, चेंज इन वेलोसिटी of the falling object. While falling there is no change in the direction of the motion of the object but due to the earth attraction. अब क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कोई भी नीचे गिरता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है ना? जब वो नीचे गिरता है उसके डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, बट वो ऑब्जेक्ट के मोशन में चेंज होता है। ठीक है, किस वजह से? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। तो देयर विल बी अ चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, एनी चेंज इन वेलोसिटी इन्वॉल्व एक्सेलरेशन। तो देखो अब इस तरीके से उसकी क्या चेंज हो रही है? मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है कहीं ना कहीं। किसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है? वेलोसिटी की। और हमने पहले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी में चेंज को ही हम क्या बोलते हैं? ड्यू टू एक्सेलरेशन। वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है तो किसकी वजह से हुआ है? एक्सेलरेशन की वजह से हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अब ये बात समझ होगी कि कोई भी ऑब्जेक्ट गिर रहा था, उसमें डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है वेलोसिटी का। ठीक है, तो वेलोसिटी में अगर चेंज आ रही है, इसका मतलब किसकी वजह से आ रही है? एक्सेलरेशन की वजह से आ रही है। ठीक है, Whenever an object fall toward the earth, जब ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ जा रहा है, एंड एक्सेलरेशन इज इन्वॉल्व, इसका मतलब उसके अंदर क्या लग रही है? एक्सेलरेशन लग रही है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट नीचे रुक रुक के जा रहा है, जिसकी वजह से उस पर
एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर क्या लग रहा है, एक्सेलरेशन लग रहा है। बात समझ आई ना। तो दिस एक्सेलरेशन इज ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशन फोर्स, और इसी एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन जो है अर्थ के ग्रेविटेशन फोर्स से लगता है। तो देयरफॉर दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो इसी को ही हम बोलते हैं, ये एक्सेलरेशन लग रहा है किसकी वजह से, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से लग रहा है, इसलिए हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल जी, इसको स्मॉल जी से डिनोट किया जाता है। ठीक है, यूनिट ऑफ द जी इज द सेम, जी की यूनिट जो है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की यूनिट सेम होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, वी नो फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, हमें सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का पता है कि प्रोडक्ट ऑफ मास एक्सेलरेशन, मतलब ए इज इक्वल टू क्या होता है, मास और मतलब यहाँ पर फोर्स का। ठीक है, यहाँ पर एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम इंटू ए, मतलब फोर्स क्या होता है, मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन। ठीक है, ये हमने किससे पढ़ा हुआ है, ये हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है पिछले चैप्टर में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन लेट द मास ऑफ द स्टोन। अब देखते हैं मास जो है स्टोन का हम ले लेते हैं, जो हमने एक्टिविटी अभी बताई थी। ठीक है, एम वी ऑलरेडी नो that there is acceleration involved in falling object due to the gravitational force and is denoted by the g। अब जब ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे तो उसमें कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, इसलिए हम उसको किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से। समझ आ गई, इतना मास हमने एम ले लिया, ग्रेविटेशन की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है उसको हमने जी ले लिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द ग्रेविटेशन फोर्स हमने किससे ले लेना है, एफ से। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, सब कुछ हमारा वही है, फोर्स इज इक्वल टू एम मल्टीप्लाई ए है ना। तो इस ए को हटा के इसके लिए पास हमने क्या लगाना है, जी, क्योंकि ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से आ रहा है, ग्रेविटेशन की वजह से आ रहा है, इसलिए हमने ए के स्थान पे क्या रखना है, जी रखना है। ठीक है, अब देखो आगे, एक मिनट, हाँ, तो अब यहाँ पर देखो बच्चे क्या है, यहाँ पर जो अपना है, इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ फिर आपको दिखेगा, F इज इक्वल टू एम जी। अब यहाँ पे इक्वेशन जो पीछे हमने पढ़ी ना, यहाँ पर F की वैल्यू तो क्या हो गई, एम जी। ठीक है, हमने पीछे ग्रेविटेशन का पढ़ा ना, यहाँ पे देखो, ये बताती हूँ मैं, कहाँ पढ़ा था हमने, इस जगह पे, ये रहा, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में अब हमने क्या करना है, इस F की वैल्यू फिल कर देनी है, बाकी सेम यही चीज़ रहेगी। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं आगे। यहाँ पर हमारा जो है ये F की जगह हमने क्या लिख दिया, mg लिख दिया, बाकी सेम ऐसे कैसे ही। अब देखो बच्चे यहाँ पर क्या रहा है, ये स्मॉल m इस स्मॉल m से क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। तो g इज इक्वल टू क्या बच गया हमारे पास, यहाँ पे g इज इक्वल टू बच गया कैपिटल G कैपिटल M और d स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहीं अभी न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे, जब चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको ये सारे फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारे फॉर्मूले एक नोटबुक में नोट करते जाओ। ठीक है, कैपिटल G का फॉर्मूला कर लिया हमने, स्मॉल g का भी फॉर्मूला कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या हो गया, जो कैपिटल M है वो मास किसका है, अर्थ का है। d क्या है, डिस्टेंस है दो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच की। ठीक है, इस तरीके से अब देखो, अब यहाँ पर थोड़े से और पोजीशंस चेंज होगी। क्या, लेट एन ऑब्जेक्ट बी ऑन अ नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हम ले लेते कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है, ग्रेविटेशन कहाँ लगेगा, जब वो अर्थ के सरफेस में होगा। और डिस्टेंस हम क्या ले लेते हैं, d, और जो अर्थ का रेडियस है उसको हम क्या ले लेते हैं, r, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स सिर्फ अर्थ के एरिया में ही, जो अर्थ का ग्रेविटेशन है वो अर्थ के एरिया में, अर्थ के सरफेस पे ही लगेगा। तो यहाँ पर हमारा क्या ले लेते हैं, अर्थ का रेडियस r ले लेते हैं। तो द ऑब्जेक्ट नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पर है तो सेम वही mg, बाकी सारा कुछ हमने वही लिखा, बस d स्क्वायर की जगह हमने क्या लिख दिया, r स्क्वायर। d स्क्वायर की जगह r स्क्वायर क्यों लिखा, जिससे हम ये क्या बता रहे हैं कि हम अर्थ के सरफेस पर हैं, अर्थ पे हैं। ठीक है, अब सेम वही बात हो गई हमारे पास, m से m कैंसिल, बाकी सेम ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, अगर हमें अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है तो हमने ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, अब हमें पता है बच्चों, जो अर्थ है वो नॉट
स्फीयर मतलब पूरा गोल नहीं है अर्थ, हमें ये पता है, ठीक है। एज द रेडियस ऑफ द अर्थ इंक्रीज फ्रॉम द पोल द इक्वेटर द वैल्यू ऑफ जी बिकम द ग्रेटर द पोल देन द इक्वेटर। अब देखो इस बात को, ये जो लाइन बताई ना, इसको मेरे से यहाँ समझो। हमें पता है कि हमारी अर्थ बिल्कुल गोल नहीं है। कैसी है हमारी अर्थ? हमारी अर्थ जो है थोड़ी सी कैसी है, ओव्यूल। ये ओव्यूल शेप नहीं बन पा रहा है, तो हम इसको कैंसिल करते हैं और हम अपने हाथ से बनाते हैं। कुछ ऐसे, ज़्यादा सही शेप नहीं बनी पर ऐसे समझ लो, ठीक है। ओव्यूल शेप का मतलब क्या होता है, यहाँ से थोड़ी सी चपटी है, यहाँ से थोड़ी चपटी है और यहाँ पे क्या है, ऐसी गोल है, ठीक है। ऐसी है हमारी अर्थ। ये जो हमारा पॉइंट है, ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, ये हमारा साउथ पोल होता है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो अब देखो बेटा, अब आपको लाइन देखो कौन सी बड़ी दिख रही है, ये वाली बड़ी दिख रही है या फिर ये वाली बड़ी दिख रही है? हमें ऑब्वियस है ये रेडियस इसका ज़्यादा है और इसका रेडियस क्या है, कम है। तो रेडियस ज़्यादा मतलब क्या हो गया, ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा, और डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा फोर्स उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है बच्चे लोग, इसलिए जो इक्वेटर है उस पे क्या है, रेडियस ज़्यादा है, इसकी वजह से यहाँ पर फोर्स क्या होता है, कम लगता है। और पोल पर क्या होता है, रेडियस कम होता है। यहाँ पे डिस्टेंस कम है ना, रेडियस कम है, जिसकी वजह से यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होता है। जितना कम डिस्टेंस होगा फोर्स उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना फोर्स कम होगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। टॉपिक को अच्छे से समझते जाना, क्योंकि इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे ताकि वो आप इजीली सॉल्व कर पाओ। तो अब ये क्यों बताया आपको, we can take g is to become more less than constant on the near of the earth, but the object far from the earth, the acceleration due to gravitational force of the earth is given by equation। देखो अगर अर्थ पर कोई चीज है तब तो इसका g का जो मान है, आपका g की जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है। उसकी वैल्यू हम अर्थ पे चेंज नहीं कर सकते, हमने g की वही वैल्यू रखनी है। लेकिन अगर अर्थ से कहीं और है ऑब्जेक्ट, तो वो उस पर डिपेंड करती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है। अब यहाँ पर दिया है कि टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द जी। अभी तो ये यहाँ पर मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ, बाद में आपको प्रॉपर सॉल्व करके नोटबुक पे बताऊँगी, ठीक है। तो जी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल जी, कैपिटल एम आर, कैपिटल जी ग्रेविटेशन, यूनिवर्स ग्रेविटेशन ले लिया, मास ले लिया, अर्थ का रेडियस ले लिया, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू हमने पढ़ रखी है, वो तो गिवन ही है। अर्थ का मास जो है, देखो अर्थ का मास ये भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे ना, तो ये भी आपको याद रखना कि ये अर्थ का मास होता है, और अर्थ की रेडियस भी याद रखनी पड़ेगी। अब अर्थ के सरफेस पे है तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है और ये सॉल्व करना है। सॉल्व करने के हमें वैल्यू आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब जहाँ पर भी हमें स्मॉल जी की वैल्यू फिल करनी होगी तो हमें यही फिल करनी है, या तो फिर कई बार क्वेश्चन में दिया होता है 10, ठीक है, ओवरऑल वो 10 कर देते हैं, तो वो भी हम फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना, नहीं होगा तो टेंशन मत लेना, चैप्टर खत्म होने के बाद मैंने इसको आपको सॉल्व करवा देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। इसको हम जो है देखते हैं, बड़ा टॉपिक होगा तो बाद में करते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।